नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 9 की साइंस की चैप्टर नंबर 8 दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और इस चैप्टर की ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो है उसमें हम लोग ने बेसिकली इंट्रोडक्शन समझा था कि फोर्स एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ा था जिसमें हम लोग कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़े थे। फिर हम लोग पढ़े थे कि अनबैलेंस्ड फोर्स एंड बैलेंस्ड फोर्स का कंसेप्ट समझा था। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है वो समझा था। फ्रिक्शनल फोर्स का कंसेप्ट क्या था वो समझे थे हम लोग ने। फिर हम लोग फर्स्ट जो गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट्स थे, ऑब्जर्वेशंस किए गए थे, वो हम लोग समझा। फिर गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से किस तरह से न्यूटन ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया है ना, वो भी जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, वो भी हम लोग ने फर्स्ट जो पार्ट है उसमें सब कुछ समझ गए थे। जो रिमेनिंग का पार्ट है इस चैप्टर का दैट इज सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। ठीक है, उसमें जो लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट है, ठीक है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। जो प्रीवियस चैप्टर्स जो प्रीवियस एनसीईआरटीज के कंसेप्ट थे, टॉपिक्स थे, उसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला टॉपिक भी हुआ करता था, वो रिमूव हो चुका है नया एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको वो भी समझना है तो जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर आप लिख सकते हैं, वहाँ पर मैं उसके लिए अलग एक वीडियो बना दूंगा जिसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला टॉपिक को समझा दूंगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर अन्य वीडियोस देखना चाहते हैं रिलेटेड टू साइंस हो, चाहे मैथ्स हो या सोशल साइंस फॉर क्लास 9 एज वेल एज फॉर क्लास 10, सारा जो कंटेंट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में अटैच्ड मिल जाएगा लिंक्स, वहां से आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो का सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, है ना। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आने से पहले हमें मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि अगर आपने कभी टेबल टेनिस खेला होगा, तो जो टेबल टेनिस का जो बॉल होता है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है, छोटा होता है ना। सॉफ्ट इन द सेंस कि उससे ज्यादा चोट नहीं लगती है। तो अगर उससे हम लोग को हिट होता है टेबल टेनिस के बॉल से, तो हमें बहुत ज्यादा चोट नहीं लगी, भले ही वो कितनी भी तेज हो, है ना। लेकिन वही अगर एक फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल आके हमें हिट करेगा तो हमें बहुत ज्यादा उससे चोट लगता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? तो फर्स्ट जो एग्जांपल है इसमें क्या हो रहा था, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, दैट इज टू ऑब्जेक्ट्स क्या है, तो एक है टेबल टेनिस का बॉल, एक है क्रिकेट का बॉल, है ना। तो दोनों में मास का बहुत अंतर है। टेबल टेनिस का बॉल जो है वो काफी हल्का होता है, लाइट वेट होता है, कुछ ग्राम्स में होगा, जबकि जो क्रिकेट का बॉल होता है वो भी काफी ज्यादा, वो भी ग्राम्स में होता है लेकिन काफी ज्यादा बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू टेबल टेनिस का वेट से। ठीक है, तो इसमें क्या है, मास का डिफरेंस है। सेकंड एग्जांपल हम लोग लेंगे जिसमें हम लोग समझेंगे कि देयर इज अ डिफरेंस इन द वेलोसिटी। ठीक है, जैसे कि एक ट्रक अगर रेस्ट पे खड़ा हुआ, स्टैटिक पोजीशन पे पार्क किया हुआ है, तो उससे हम लोगों को कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन वहीं पर अगर वो ट्रक मूव करेगा इवन इन द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, वो क्या कर सकता है, एक पर्सन को, चाहे वो आदमी हो या फिर कोई जानवर हो, उसको भी किल कर सकता है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो जब रेस्ट में था तो वेलोसिटी हमारा 0 था, लेकिन जब स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड भी है तो भी वो किल कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तो वेलोसिटी में चेंज है। ठीक है, तो मास एंड वेलोसिटी का एक रिलेशन होता है। ठीक है, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वेलोसिटी, और उस रिलेशनशिप को ही लीनियर मोमेंटम डिफाइन करता है। ठीक है, फिर और एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें आपको मास एंड वेलोसिटी के बारे में भी समझ आएगा। कि जैसे कि एक बुलेट अगर लेते हैं, जो बंदूक की बुलेट्स होती है, अगर उसको हम लोग खुद अपने हाथों से फेंकेंगे किसी को, तो उससे चोट तो लग सकता है लेकिन किसी का डेथ नहीं हो सकता, किसी को किल नहीं कर सकता वो। लेकिन वही जब बंदूक बंदूक से फायर होती है, गन से वो बुलेट निकलती है, तो वो किसी को किल कर सकता है, इंज्योर कर सकता है बुरी तरह से। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि मास तो इस केस में सेम है, मास तो दोनों में सेम है, लेकिन जो स्पीड है, स्पीड ऑफ द बुलेट, एक जो हम लोग खुद अपने हाथों से थ्रो कर रहे हैं और एक जो गन से निकल रहा है, उसमें बहुत अंतर है। ठीक है, तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जा रही है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, फोर्स अगर ज्यादा, अगर वेट होगा, ज्यादा अगर मास होगा तो फोर्स हमें बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर कम मास होगा तो हमें ऑब्वियसली कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो द इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन इट्स मास एंड वेलोसिटी। तो जो हम इम्पैक्ट फोर्स की बात कर रहे थे,
है ना। इम्पैक्ट फोर्स प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो कोई भी एक फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट से जो इम्पैक्ट या फोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट पे महसूस होता है उसी को बोलते हैं ना। तो अगर द इम्पैक्ट प्रोड्यूस बाई मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड होता है दो इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज पे, कह सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज पे। एक है मास एंड सेकंड इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसी को ही मास एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को ही, इस कंसेप्ट को ही मेनली मोमेंटम कहा जाता है। तो मोमेंटम को अगर डिफाइन करा जाए तो मोमेंटम इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, अब मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिससे दो चीज पता चलता है, एक तो मैग्नीट्यूड पता चलता है और साथ ही साथ डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो वैसे क्वांटिटीज को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पता चलता है वैसे क्वांटिटीज को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी मैंने बहुत पहले हर फिजिक्स के वीडियोस में ऐसा बता देता हूँ एडिशनली, तो बहुत जूनियर क्लासेस वाले ये कंसेप्ट हैं। तो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी अगर पूछा जाए तो मोमेंटम जो है स्मॉल लेटर p से डिनोट होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, p इज इक्वल टू m इंटू वी, जहां पर m जो है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है और v जो है वो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तब इसका ऐसा यूनिट क्या होगा मोमेंटम का, तो मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या होगा, मास का ऐसा यूनिट होता है केजी, और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा मोमेंटम का ऐसा यूनिट। तो कभी कभी ऐसा यूनिट भी पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में। तो मोमेंटम पता चल गया, मोमेंटम का कंसेप्ट। और मोमेंटम का कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप सेकेंड लॉ को समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए मोमेंटम पहले बताना जरूरी था। तो P इज इक्वल टू m इंटू वी। ठीक है, तो ये मोमेंटम जो है वो दोनों मास पे भी डिपेंडेंट है, वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है। मान लेते हैं जैसे कि m1 और दो ऑब्जेक्ट का कंपेयर करते हैं। मास m1 का है 50 kg, एक का है 100 kg। वेलोसिटी मान लेते हैं दोनों में जो है वो सेम है। ठीक है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है। तो मोमेंटम किस में ज्यादा हो रहा है, तो मोमेंटम देख सकते हैं यहाँ पर 1000 हो जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है 500 है। ठीक है, और वाइस वर्सा भी अगर ले लेते हैं, जब वेलोसिटी डिफरेंट है मास सेम है, मान लेते हैं मास जो है वो 50-50 kg है, वेलोसिटी किसी में 10 है किसी में 20 है। ठीक है, तो अगेन जो है वो वेलोसिटी मास मोमेंटम जो है वो चेंज हो जाएगा। तो मोमेंटम इज डिपेंडेंट ऑन बोथ मास एंड वेलोसिटी, किसी एक पे डिपेंडेंट नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर वेलोसिटी ही जीरो हो जाए, ठीक है, वेलोसिटी ही जीरो हो जाए तब क्या होता है, मोमेंटम जो है, मोमेंटम ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, वो स्टैटिक पोजीशन पे है, मतलब वेलोसिटी जो है वहां पर जीरो है। तो अगर वेलोसिटी ही जीरो हो जाएगा तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, m इंटू वी, दैट इज m इंटू जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, मोमेंटम जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी मोमेंटम जो है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का जीरो होता है। बहुत इजी कंसेप्ट है। अब आपको मोमेंटम का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और सेकंड लॉ को डिफाइन करेंगे। ठीक है, सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। तो वी नो दैट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड बाय अप्लाइंग एन अनबैलेंस्ड फोर्स टू इट, है ना। सिमिलरली ये हम लोग ने फर्स्ट लॉ में पढ़ा था, लॉ ऑफ इनर्शिया वाले में, कि we can change the velocity of an object by applying an unbalanced force to it. Similarly, the momentum of an object can be changed by applying an unbalanced force. तो ये कैसे हो सकता है, मोमेंटम को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं बाई अप्लाइंग एन अनबैलेंस्ड फोर्स। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, एक कार है, इसकी बैटरी डेड हो चुकी है। ठीक है, तो अगर इसको कुछ पर्सन्स मिल के उसको ठेलते हैं, ठीक है, तो वो एक्सीलरेशन गेन कर लेगा, और मतलब यहाँ पर ठेलते हैं मतलब क्या, फोर्स लगा रहा है, तो वो कुछ स्पीड पे 1 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं, और इससे क्या हो जाएगा कि इंजन स्टार्ट हो सके। तो ये जो फोर्स लग रहा है, एक्स्ट्रा सडन पुश जिसको बोला जा रहा है, वो क्या है, वो अनबैलेंस्ड फोर्स है। ठीक है, तो लेकिन इससे क्या हो रहा है, वो स्टार्ट तो नहीं हो रहा है इंजन, लेकिन अगर कंटिन्यूअसली वो गाड़ी को ठेलते रहेंगे कुछ टाइम के लिए, तो वो एक्सेलरेशन गेन कर लेगा, है ना, तब वो गाड़ी शायद स्टार्ट हो जाए। तो इस एक्सपेरिमेंट से आप क्या समझ रहे हैं, इस ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है, तो इट मीन्स दैट चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द कार इज नॉट ओनली डिटरमाइंड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, हम लोग कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन टाइम पे भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो मोमेंटम
जो अनबैलेंस्ड फोर्स की बात की जा रही है वो तो ज़रूरी है ही किसी भी मोमेंटम चेंज करने के लिए, लेकिन मोमेंटम के साथ फोर्स के साथ साथ अनबैलेंस्ड फोर्स के साथ साथ टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर मान लेते हैं एक पर्सन एक गाड़ी को ठेल रहा है, मान लो 10 सेकंड के लिए ठेला, वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ, वही अगर वो गाड़ी को लगभग 30 सेकंड 40 सेकंड तक ठेल दिया तो शायद वो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, कभी कभी देखे होंगे आप। तो वहां पर क्या है, टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आपको समझ आ जाएगा कि हम लोग ने अभी तक क्या क्या समझा, मास, वेलोसिटी, अनबैलेंस्ड फोर्स की बात की गई और टाइम की बात की गई। ये चारों चीज जो है आपको न्यूटन के सेकंड लॉ में आपको इसका रिलेशनशिप मिल जाएगा आपको, ठीक है। और सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है न्यूटन का, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ऑब्जेक्ट का वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है हमारा P जो है इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन, और डायरेक्शन जो होगा जिस तरह से फोर्स अप्लाई होगा, है ना। तो ये है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। लेकिन हम लोग जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है फॉर सेकेंड लॉ वो होता है कुछ इस तरह से, F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। हम इसको फनी में कहते हैं फोर्स इज इक्वल टू मा, ठीक है। तो आपको इस तरह से समझ आ सकता है। अगर न्यूटन का सेकेंड लॉ कुछ नहीं पता है, स्टेटमेंट नहीं समझ आ रहा है, तो बस आप इतना याद रखिएगा, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मा, ठीक है, एम इंटू ए, मास इंटू एक्सिलरेशन, ठीक है। अब इससे हम लोग इसका ऐसा यूनिट भी डिराइव कर लेंगे, वो सब कुछ देखेंगे। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ कभी कभी डिराइव करने के लिए क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। तो वही चीज हम लोग मैथमेटिकल डिराइवेशन करके देखेंगे। मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है वो m है, ठीक है, और वो एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, क्योंकि अभी तक जितना भी हम लोग मोशन पढ़ रहे हैं वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन वाला ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन ही पढ़ रहे हैं। तो वो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u है, ठीक है। इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड टू वेलोसिटी v, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी जो v है। टाइम कितना लगा, तो t सेकंड्स लगा बाय द एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, अनबैलेंस्ड जो फोर्स है वो कैपिटल F है, थ्रू द टाइम t, ठीक है। ये तो समझ आ गया। अब हम लोग समझेंगे इसका मैथमेटिकल डिराइवेशन कैसे होगा। तो हम लोग को पता है मोमेंटम मीन्स व्हाट, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, ये तो पता है। तो सबसे पहले होगा कि चेंज इन मोमेंटम, हम लोग ने पढ़ा ना कि चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा पी से। तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, तो ये होगा फाइनल फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, पी एफ जो होगा वो क्या होगा, m इंटू वी होगा, क्योंकि v इज आवर फाइनल वेलोसिटी, एंड इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, दैट विल बी m इंटू यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो डेल्टा p जो चेंज ऑफ मोमेंटम है वो क्या हो जा रहा है, दैट विल बी एम वी माइनस एम यू, ठीक है। इतना दूर तक समझ आ गया होगा। तो नाउ उसको हम लोग m जो है उसको कॉमन ले सकते हैं, m को कॉमन लेंगे तो m v माइनस यू हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ने स्टेटमेंट में पढ़ा चेंज इन मोमेंटम नहीं पढ़ा, हम लोग ने पढ़ा रेट इन चेंज ऑफ मोमेंटम। तो जहां पर भी रेट आ जाएगा तो वहां पर क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है कि कितने टाइम में वो चेंज हो रहा है, रेट कितने समय में चेंज हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या डिफाइन होगा, तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विल बी व्हाट, डेल्टा पी बाई टी, है ना, डेल्टा पी बाई टी दैट इज हमारा एम वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ने सेकेंड लॉ में पढ़ा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स है, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर जब हम लोग इक्वेट करेंगे तो क्या बनेगा इक्वेशन, F is directly proportional to mv minus u divided by t।
अब हम लोग लॉज ऑफ मोशन जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हम लोग ने एक इक्वेशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो a क्या हो जाता है, तो v माइनस यू बाई टी। तो v माइनस यू बाई टी के जगह हम लोग लिखेंगे a क्या है यहाँ पर, तो a इज आवर एक्सिलरेशन। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इनटू a। तो v माइनस यू इज इक्वल टू बाई टी इज इक्वल टू एक्सिलरेशन। यहाँ तक तो समझ आ गया। अब इसको इक्वल टू करने के लिए क्या करना होगा, हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, दैट इज f इज इक्वल टू के एम इंटू ए। के जो है हमारा वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा जब भी आपको डिराइवेशन में दिया जाएगा। तो जब k का वैल्यू 1 होगा, कांस्टेंट का वैल्यू 1 होगा, तब f क्या हो जाएगा, f विल बी m इंटू ए, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मा। ठीक है, तो इतना दूर तो आपको समझ आ गया होगा। तो इसी तरह से आप इसका ऐसा यूनिट भी कर सकते हैं। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो मास का ऐसा यूनिट होता है केजी। ठीक है, और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स का एक दूसरा ऐसा यूनिट भी होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर हम लोग इसको न्यूटन भी कहते हैं, कैपिटल लेटर एन। ठीक है, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। मोमेंटम का जो ऐसा यूनिट है वो है केजी मीटर पर सेकंड, इनवर्स 1 है, यहाँ पे इनवर्स 2 है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। तो फोर्स का जो ऐसा यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मोमेंटम का केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेन डिराइवेशन ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ सेकंड लॉ। तो इस तरह से आपको पूरा इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। अगर डिराइवेशन में आता तो स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा कि u क्या है, v क्या है, मास क्या है, ये सारे स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे, तब आपको सही से मिलेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको दोबारा से देख लीजिएगा अगर समझ नहीं आया होगा, और अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका भी हम सॉल्यूशन बता देंगे। ठीक है, अब इसका जो एग्जाम्पल्स है, अब हम लोग और एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि यहाँ पर दैट इज कभी कभी क्वेश्चन में दिया जाता है जनरली, तो क्वेश्चंस में कभी कभी आ जाता है कि डिफाइन 1 न्यूटन फोर्स। ठीक है, तो 1 न्यूटन फोर्स बेसिकली क्या होता है, तो वो फोर्स जो 1 केजी मास पे, किसी एक ऑब्जेक्ट पे जिसका मास जो है 1 केजी है, और उसमें एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वह है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तब उसको कहेंगे कि 1 न्यूटन फोर्स उसको डिफाइन। तो ये ऐसे करके क्वेश्चंस आ जाते हैं 1 न्यूटन फोर्स डिफाइन करने के लिए। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, जैसे कि क्रिकेट में जब क्रिकेट खेला जाता है, तो जब कैच लिया जाता है तो वहां पर दो सिचुएशन होती है। हम लोग जब भी कैच पकड़ते हैं तो हम लोग हाथ को क्या करते हैं, नीचे की तरफ या पीछे की तरफ में खींचते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं जनरली, ठीक है, तो अगर फर्स्ट केस देख लेते हैं, उसके बाद दूसरा केस भी देखेंगे। फर्स्ट केस में मान लेते हैं कि हम लोग अपना हाथ जो है पीछा नहीं कर रहे हैं, तो बॉल जो है काफी तेज से आता है, तो उसकी सर्टेन वेलोसिटी होती है। मान लेते हैं कि उसकी वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, लेकिन जब वो स्टॉप होता है, मतलब हमारा हाथ जो है वो रोकता है बॉल को, अनबैलेंस्ड फोर्स लगाता है तब वो रुकता है, तो उसमें क्या आ जाता है, वेलोसिटी जो है वो 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड से वो 0 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो वो जो वेलोसिटी कम हुआ है ना, उसमें हम लोग कम समय दे रहे हैं। तो अगर हम लोग टाइम कम देंगे, तो हम लोग ने पढ़ा F इज इक्वल टू एम v माइनस यू बाई टी, है ना, ऐसा हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ा। तो अगर हम लोग टाइम कम देंगे तो फोर्स जो है ज्यादा लगेगा। फोर्स अगर ज्यादा लगेगा तो हमारे हाथ में चोट लगने की जो चांसेस है वो ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो वही है। और अगर सेकंड केस में क्या, जब हम लोग हाथ को पीछे करते हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करें, टाइम हम लोग ज्यादा ले रहे हैं वेलोसिटी को कम करने के लिए। जो मोमेंटम था, ठीक है, जो वेलोसिटी थी 50 मीटर पर सेकंड से 0 मीटर में, उसमें हम लोग टाइम ज्यादा ले रहे हैं। तो अगर टाइम ज्यादा लेंगे तो फोर्स जो है वो कम लगेगा, और फोर्स कम लगेगा तो हमारे चोट लगने की चांसेस जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि हम लोग को पता है फोर्स एंड टाइम का जो है इनवर्स रिलेशन। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझा सकते हैं। बाकी स्टेटमेंट तो दिया ही गया है कि द एक्सेलरेशन ऑफ बॉल इज डिक्रीज्ड एंड देयरफॉर द इम्पैक्ट ऑफ कैचिंग द फास्ट मूविंग बॉल इज आल्सो रिड्यूस्ड। इसीलिए हम लोग बॉल को पीछे की तरफ खींचते हैं, उसको
टाइम को बढ़ाने के लिए, ताकि वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है, वेलोसिटी जो डिक्रीज हो रहा है जीरो को, उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके। सेम एग्जाम्पल गोज विद ये जो, जब हम लोग हाई जंप या लॉन्ग जंप करते हैं, तो जब जंप होता है तो उसके समय में हम लोग या तो कुशन बेड या सैंड बेड रखा रहता है, ताकि टाइम जो है वो ज़्यादा मिल सके और एथलीट्स को जो वेलोसिटी ज़ीरो हो रहा है वो करने में उसको ज़्यादा टाइम मिल सके और चोट लगने की चांसेस कम हो सके, है ना। अगर यही अगर कोई सीमेंटेड ग्राउंड पे बोला जाए कि कूदने के लिए, तो उसको चांस है ज़्यादा चोट लगने की। ठीक है, आप अपने ही एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मान लेते हैं कि आपको कोई कूदने बोले एक सीमेंटेड फ्लोर पे और एक कूदने बोले एक सैंड पे, ठीक है, रेत पे कूदने बोले, तो चोट ज़्यादा किस में लगेगी? ऑब्वियसली जो कंक्रीट वाला सरफेस है वहां पर लगेगी, क्योंकि वहां पर जो बहुत कम समय में वेलोसिटी जो हो रहा है वो जीरो हो रहा है। लेकिन सैंड में क्या हो रहा है, यहाँ पर टाइम जो है ज़्यादा मिल जा रहा है, तो आराम से हम लोग वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, चोट लगने की चांसेस कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल की तरफ पे और भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को मैथमेटिकली स्टेट कर सकते हैं फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ और जो लॉ ऑफ इनर्शिया वाला था उसको हम लोग किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से पढ़े कि एफ इज इक्वल टू एम है। ठीक है, तो इसको अगर तोड़ेंगे तो एम वी माइनस यू बाई टी। तो हम लोग ने फर्स्ट लॉ में पढ़ा था, लॉ ऑफ इनर्शिया में, कि अगर हम लोग किसी भी चीज को अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा या वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव करेगा अनटिल अनलेस हम लोग एक्सटर्नल फोर्स या अनबैलेंस्ड फोर्स देते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया में एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो जीरो होता है। तो अगर फोर्स जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एम वी माइनस एम यू इज इक्वल टू जीरो। तो होगा क्या, एम वी इज इक्वल टू एम यू हो जाएगा, मास तो सेम है मान लेते हैं। तो वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, मतलब वो जो है ऑब्जेक्ट जो है वो या तो रेस्ट पे है या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव कर रहा है। ठीक है, तो यही तो है जो लॉ ऑफ इनर्शिया या फर्स्ट लॉ है, यही तो बताता है कि if u is zero then v will also be zero, the object will remain at rest। यही है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बीच में जो रिलेशनशिप है। काफी बार ऐसा क्वेश्चन जस्टिफाई करने के लिए दिया जाता है, तो ये वाला कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ेंगे, बहुत फेवरेट है बहुत सारे स्टूडेंट को, और ये समझना काफी इजी हो जाता है कि द थर्ड लॉ ऑफ द मोशन स्टेट क्या होता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, द सेकंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनियसली एक्सर्ट अ फोर्स बैक टू द फर्स्ट, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि टू एन एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसे कि मान लेते हैं कि ये बॉल है, जब ये बॉल हिट करता है ग्राउंड पे, ठीक है, तो बॉल जब हिट कर रहा है तो उसको कहेंगे एक्शन फोर्स। ठीक है, और जब वो हिट किया तो ग्राउंड भी क्या करेगा, उसके प्रति एक रिएक्शन देगा और वो उसको कहेंगे रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो वहां पर रिएक्शन फोर्स भी होगा। तो देख सकते हैं कि दीज टू फोर्सेस जो है, एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्सेस जो है, उनकी मैग्नीट्यूड जो होती है वो सेम ही होती है। ठीक है, बट डायरेक्शन जो होता है वो ऑपोजिट होता है। देख सकते हैं एक्शन फोर्स जो है वो अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ में है, लेकिन रिएक्शन फोर्स जो है वो डाउनवर्ड से अपवर्ड की डायरेक्शन में है। ठीक है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है दोनों का, एक्शन एंड रिएक्शन का, वो सेम है। अगर एक्शन फोर्स का 10 न्यूटन है तो रिएक्शन फोर्स का भी 10 न्यूटन ही होगा। ठीक है, तो एक्शन रिएक्शन होता है, साथ ही साथ these forces act on different objects simultaneously and never on the same object, है ना। तो यहाँ पर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे ये एक्शन एंड रिएक्शन हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट पे नहीं हो रहा। जैसे कि इस केस में एक बॉल है और दूसरा जो है ग्राउंड सरफेस है। ठीक है, तो दो अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे साइमल्टेनियसली होता है और ये कभी भी सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, दैट when an object exert a force on another object, the second object instantaneously exert a force back onto the first। ठीक है, तो ये आप इस तरह से एग्जांपल दे सकते हैं, या फिर छोटा सा अगर स्टेटमेंट समझा जाए थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, तो वही है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसे कि आप स्प्रिंग बैलेंस में देख लीजिए, जितना आप इधर से टानेंगे वो उतना ही इधर शो करेगा।
है ना, उतना ही वो इधर से भी खींचेगा। या फिर अगर देख सकते हैं कि जब हमारे पास स्प्रिंग होता है ना, या पेन, बहुत सारे पेन में जो स्प्रिंग लगा होता है, जितना हम स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे, है ना, उतना ही फोर्स से हम लोग को क्या होगा, उसका रिएक्शन मिलेगा, उतना ही वो रिलैक्स होगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे जब एथलीट्स अपना स्टैंड लेते हैं, है ना, स्टांस लेते हैं दौड़ने के लिए, तो उसमें भी यही चीज है, थर्ड लॉ ही लगता है। वो एथलीट का जो पैर है वो क्या कर रहा है, वो इस डायरेक्शन में, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में मेनली फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है, जिसको एक्शन फोर्स कहेंगे। और इसी के रिस्पॉन्स में ये जो स्टैंड है, एथलीट का जो स्टैंड है, वो एक रिएक्शन फोर्स दे रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। और इस कारण से क्या होता है, जो एथलीट होता है, इस स्टांस के कारण ही वो, उसको स्पीड जो है, इनिशियल स्पीड गेन करने में बहुत इजी मिल जाती है ना। तो जब रनिंग होता है ओलंपिक्स वगैरह में, तो ये स्टांस लिया जाता है ताकि वो जो इनिशियल स्पीड है वो बहुत ज़्यादा गेन किया जा सके, एक जर्क, एक पुश मिल सके, है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। साथ ही साथ में it is important to note that even though the action and reaction forces are always equal in magnitude, but these forces may not produce acceleration of equal magnitude। ठीक है, फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है, एक्शन रिएक्शन, वो सेम है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन सेम फोर्स से हम लोग ये नहीं कह सकते कि एक्सेलरेशन सेम होगा, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा ना कि फोर्स, मान लेते F1 और F2, ठीक है, वो 100 न्यूटन है और इसका भी 100 न्यूटन है, ठीक है। लेकिन हम लोग एक्सिलरेशन जो है A1 इज नॉट इक्वल टू A2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, क्योंकि हम लोग पढ़े F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि इसमें एक्सिलरेशन जो है वो 2 है, ठीक है, इसमें 2 है, और तो इसका हमारा मास क्या होगा, 50 kg होगा, ठीक है। और एक मान लेते हैं कि इसमें 25 है, ठीक है, 25 kg है, तो इसमें एक्सिलरेशन क्या होगा, तो 4 होगा, है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक्सिलरेशन डिफरेंट हो जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज बिकॉज फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पैक कर रहा है, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पैक करेगा तो ऑब्वियसली इसका जो मास है वो डिफरेंट होगा। तो अगर मास डिफरेंट होगा तो फोर्स, एक्सिलरेशन भी डिफरेंट होगा, है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि फोर्स तो सेम हो सकता है, लेकिन एक्शन रिएक्शन फोर्सेस का, लेकिन एक्सिलरेशन सेम नहीं होगा, क्योंकि मास सेम नहीं है। तो मास अगर सेम होगा तो एक्सिलरेशन भी सेम ही होगा। मान लेते हैं कि 100 न्यूटन है, एक्सिलरेशन इसका मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड है, इसका भी 2 मीटर पर सेकेंड है, तो ऑब्वियसली इसका मास भी 50 होगा, इसका भी मास भी 50 होगा, ठीक है। लेकिन जब एक्सिलरेशन ही अलग है, तब मास कैसे सेम हो सकता है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको बहुत, ये भी बहुत अच्छा, यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा फ्रेम किए जाते हैं, ठीक है। तो एक कंसेप्ट और भी था प्रीवियसली, वो था कंसेप्ट, था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वो अब कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, तो वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। और भी और एग्जांपल्स इसमें आप समझ सकते हैं, जैसे कि जब बुलेट फायर होता है एक गन से, ठीक है, तो बुलेट जो है वो सामने की तरफ जाता है, एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑन द बुलेट, ठीक है। तो इट एक्सर्ट फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट, ठीक है। और बुलेट जैसे ही आगे जाता है, जिसको बोलते हैं एक्शन फोर्स, है ना, वो एक्सर्ट करेगा इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द गन, और जो फोर्स होगा वो बिल्कुल पीछे की तरफ होगा। तो इसी कारण से क्या होता है, जब बुलेट आगे जाता है हाई स्पीड में, तो हम लोग को एक रिकॉयल फोर्स महसूस होता है, अपने कंधों पर होता है। तो इसीलिए जब भी बंदूक चलाया जाता है तो हमारे कंधों को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखा जाता है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, कंधे जो है, शोल्डर्स डिसलोकेट भी हो जाता है अगर आपके कंधे स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। आप उस तरह की बंदूक चला रहे हैं जिससे आपका कंधा भी डिसलोकेट हो जाता है, क्योंकि इसका रिकॉयल जो है वो काफ़ी तेज होता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, दिस रिजल्ट ऑफ द रिकॉयल क्यों है, कि सिंस गन हैज अ मच ग्रेटर मास देन द बुलेट, इस गन का जो मास होगा वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू मास ऑफ द बुलेट, है ना। तो देख सकते हैं फोर्स जो है, फोर्स तो सेम है, लेकिन मास इस केस में क्या है, मास इसका ज़्यादा है और इसका कम है, ठीक है। मास जो है इसका
जो गन है उसका ज़्यादा है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन इसका कम हो जाएगा, और जो बुलेट है उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए जो बुलेट है वो काफ़ी दूर जाता है, लेकिन जो गन है वो काफ़ी दूर नहीं आता, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन उसका कम होगा। लेकिन उसका मास ज़्यादा है इसीलिए हमें झटका भी ज़्यादा लगता है, जो रिकॉयल फोर्स फील होता है वो ज़्यादा होता है। तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि फोर्स जो है, एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स आर सेम, but the mass of the gun is much more than the mass of the bullet. So if the mass of the gun is much more than that of bullet, acceleration will be lower in case for the what gun, but acceleration for the bullet will be much higher. इसीलिए हम लोग को रिकॉयल तो फेस होता है, लेकिन उतना ज़्यादा जितना एक्सेलरेशन बुलेट का होता है उतना नहीं होता। ठीक है, तो ये भी बहुत एग्जाम्पल है। फिर और भी एक एग्जाम्पल होता है जब रॉकेट प्रोपल्शन होता है, जब रॉकेट लॉन्च किया जाता है, अब इसरो नासा ये सब लॉन्च करता है, उसमें भी क्या होता है, हॉट एयर गैस जो है बर्न होता है, तो वो क्या करता है, वो एक एक फोर्स या प्रेशर एक्सर्ट करता है ग्राउंड पे, ठीक है, जिसको एक्शन फोर्स कहा जाता है। और उस फोर्स और एक्शन जो हॉट गैसेस है उसके कारण क्या होगा, ग्राउंड पे ग्राउंड एक क्या करेगा, एक रिएक्शन फोर्स देगा, जिसके कारण एक अपथ्रस्ट मिलेगा, और जो रॉकेट है वो हवा में उड़ता चला जाता है। तो जब तक उसका गैस रहता है, गैस बाहर निकलते रहता है, तब तक वो रॉकेट मूव करते रहता है। जहां वो गैस निकलना बंद हो जाएगा तो उसको रिएक्शन फोर्स मिलना बंद हो जाएगा और वो मूव करना बंद हो जाता है। ठीक है, तो वो भी था रॉकेट प्रोपल्शन वाला। फिर और एक एग्जांपल, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स और अपने हिसाब से भी आप एग्जांपल बना सकते हैं कि व्हेन अ सेलर जंप्स आउट ऑफ अ रोइंग बोट, जब किनारे पे ऐसे रोइंग बोट पे लगाया जाता है, तब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तो है एक्शन फोर्स, ठीक है, फॉरवर्डली होता है, और इसके प्रति क्या होता है, रिएक्शन फोर्स भी होता है, जिसके कारण बोट जो है पीछे चला जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, गलती से बहुत लोग गिर भी जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे यूट्यूब्स में आपको फनी वीडियोस भी मिल जाएंगे जब उतरते समय बहुत लोग गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन का ही है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो होपफुली क्या हो रहा है, आपको समझ आ गया होगा सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, और जितना भी थियोरेटिकल कंसेप्ट था इस चैप्टर्स के, लगभग हम लोग एनसीईआरटी बुक्स में वो सब कुछ कवर कर चुके हैं। जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें बेसिकली हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी के भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थर्ड पार्ट को भी ज़रूर देखिएगा। अगर इस यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके कोई डाउट सजेशंस हो तो कह सकते हैं, शेयर एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं मुझसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।